हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे लक्की एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो प्रीवियस टॉपिक रह गया था डीकम्पोजिशन, उसका हमने थोड़ा बहुत पार्ट बता दिया था और कुछ रह गया था। फिर भी मैं दोबारा से उसको एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? रिएक्शंस इन विच a single compound dissociates into element or compounds with the help of heat, electricity और sunlight। तो इसी के आधार पर इनके टाइप भी थे। आपने देखा था टाइप हीट के बेस पर टाइप था, उसे हम बोले थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर करंट पास करा के हमने किसी कंपाउंड को तोड़ा तो उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस या लाइसिस भी बोल सकते हैं उसे, डिकम्पोजिशन। और तीसरा था सनलाइट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन जो होना, उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स और उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ जो आपके कोर्स में दे रखी हैं उन पर आज हम फोकस करेंगे। तो देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके टाइप्स की बात करें, वो टाइप्स थे, 3 टाइप थे इसके। पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें थर्मल मीन्स होता है हीट, आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है इसमें। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? एक कंपाउंड था। कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था आयरन सल्फेट का। मैंने आपको बताया था आयरन सल्फेट जो होता है ग्रीन कलर का होता है। इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और इस फॉर्म में ना पाया जाकर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब इसको हीटेड किया जाता है तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो इवेपरेट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बचेगा FeSO4। FeSO4 को फिर फर्दर हीट देते हैं तो उसके बाद फिर ये Fe2O3, जिसे फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम बैलेंस करें तो 2 यहाँ हो गया, यहाँ ये बैलेंस्ड हो गया है। इसके बाद देखो फेरिक ऑक्साइड जो था ये ब्राउन कलर का था, ब्राउन कलर का होता है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसमें सल्फर होती है तो सल्फर की क्या आती है? स्मेल आती है, गंध आती है सल्फर की। आयरन सल्फेट क्या ये कंपाउंड है? फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड, सल्फर ट्राईऑक्साइड कंपाउंड। तो एक कंपाउंड 3 अलग अलग कंपाउंड्स में टूट चुका है। यहाँ पर एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट चुका है। फिर एक और एग्जांपल PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, इसे हमने हीट दी, ये होता है कलरलेस। ये कलरलेस होता है क्या? ये कंपाउंड है। जब से हीट रेट करते हैं तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा उस दिन मिस्टेक हो गई थी, मैं बैलेंस नहीं कर पाया था, ध्यान नहीं रहा था। यहाँ 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 मीन्स ये लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन गैस निकली है इसमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमने बता दिया था आपका। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन क्या थे? फ्यूम्स थे, निकले थे इसमें भूरे रंग के धुएं के छल्ले निकलते हैं। ये इस समय बैलेंस्ड है। उसके अलावा और देख सकते हैं हम, और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल, वो भी इसी में आ सकता है। तो इस तरह से तमाम रिएक्शंस थर्मल डिकम्पोजिशन में आ सकती हैं। मैं फ़िलहाल उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ जो आपके कोर्स में है। कोर्स से अलग जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। पहला अपना हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन।
आपको मालूम है इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। तो करंट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का उसके बिल्कुल सिंपलेस्ट पार्ट में यानी एलिमेंट या फिर कंपाउंड में या एलिमेंट कंपाउंड में किसी में ब्रेकडाउन हो जाना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं, लाइसिस, डीकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें NaCl, जब मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड होता है, गला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर मिला हुआ नहीं, एक्वा सॉल्यूशन नहीं, गला हुआ जब होता है तब उसमें करंट जब डालते हैं या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस बनते हैं। तो यहाँ पर एक जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड दो एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो चुका है उसका, तो ये रिएक्शन किस में आएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में। उसके अलावा और देखिए 2H2O का ब्रेकडाउन जो होता है करंट की प्रेजेंस में, तो ये होता है 2H2 + O2। लेकिन ध्यान रखना है ये वाटर जो है ये होना चाहिए, इसमें कुछ अमाउंट में एसिड मिला हुआ होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ होना चाहिए। जनरली HCl वगैरह या H2SO4 इसमें मिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पर ये H2 जो है ये क्या है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन गैस एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस भी क्या है, एलिमेंट, यानी एक कंपाउंड का एलिमेंट में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब हम थर्ड की बात करें, थर्ड है फोटोलाइटिक या लिटिक, जो भी बोल सकते हैं आप, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है सनलाइट या लाइट, लाइट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना। तो हम बात करते हैं इसके दो एग्जाम्पल, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट इस पे या सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसे रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर एंड क्लोरीन दो गैस में, मतलब क्लोरीन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है और सिल्वर बनता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये वाइट कलर का होता है, और यहाँ जो सिल्वर बनती है ये वाइट या इसे ग्रे कलर बोल सकते हैं, वाइट और ग्रे कलर का सिल्वर मेटल हमें प्राप्त होती है। उसके बाद एक और है 2AgBr, बिल्कुल इसी की तरह से Cl की जगह हमने Br कर दिया और कुछ नहीं है, सनलाइट, और ये ब्रेकडाउन होगा, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस यहाँ प्रोड्यूस होगी। ये इसमें भी वही है, ये वाइट कलर का और यहाँ पर ये ग्रे कलर का। ये जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, इस वाली केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, वेरी वेरी मोस्ट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसका यूज किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बोर्ड के लिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रिएक्शन का यूज किया जाता है, तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले CaCO3 का डीकम्पोजिशन हुआ CaO + CO2, तो ये नहीं बोलना है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप भी बोलना है। डीकम्पोजिशन तो है लेकिन उसमें भी कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन है, हीट की प्रेजेंस में टूटा है, वो भी आपको बताना है। इसके बाद आपका एक्टिविटी दे रखी है वाटर के डीकम्पोजिशन की है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, करंट की प्रेजेंस में। वाटर किस तरह से डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये गैस प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वाटर जो होता है इसमें थोड़ा सा एसिड, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिससे ये आसानी से आयोनाइज हो सके। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़
ये वाली एक्टिविटी। एक इसकी और दे रखी है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड की। वो ये तो एक्टिविटी कोई एक्टिविटी में ही शुमार नहीं कर सकते इसको, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लेकर, एक प्लेट में लेकर और सनलाइट में उसे रख देते हैं, तो रखने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाएगा और सिल्वर बन जाएगा ग्रे। और क्लोरीन गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये हमें ध्यान देना है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये वाला हम देखना चाह रहे हैं। देखिए इस एक्टिविटी को समझने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम से हमें काफ़ी क्वेश्चन भी लर्न होंगे। इस एक्टिविटी को करने से पहले कुछ गैसों के बताना चाहता हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में एक मेन जो फीचर है वो बताना चाह रहा हूँ। ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। किसी चीज़ को जलाने में हेल्प करने वाली गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर जलता हुआ कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जो जल रहा है, आग लग रही है, उसको अगर बुझाने की बात करें हम, तो वहाँ पर यूज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको बुझाने में काम करती है। तीसरा होता है जो चूने का पानी होता है, यानी एक्व सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे वो मिल्की होता है, दूधिया कलर का होता है, लेकिन उसको और ज़्यादा आपको मिल्की बनाना है और ज़्यादा वाइट करना है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसमें फ्लो कराया जाए, पास कराई जाए उस सॉल्यूशन से, तो वो बहुत ज़्यादा वाइटिश कलर का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूधिया कलर का हो जाएगा। तो ये तीन। और एक और चीज़ याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो गैस पॉप साउंड देती है। कहीं किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लेवल पर किसी टेस्ट ट्यूब की बात करें, उसमें हो हाइड्रोजन गैस, अगर वहाँ जलती हुई कैंडल अगर हम ले जाएं तो वो क्या होगी, जैसे हिंदी में तो बोल देते हैं फटफट, नहीं तो इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉप साउंड, हल्की सी विस्फोट के साथ वो जलती है। ये कुछ गैसों के बारे में कुछ बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद अब हम इस एक्टिविटी को करना चाहेंगे। तो देखिए एक्टिविटी की बात करें हम, एक मग लेते हैं प्लास्टिक का मग लेते हैं, और उसके जो बॉटम होता है नीचे, यहाँ पर 2 छेद करते हैं, यानी होल कर दिए यहाँ पर, और इस होल के अंदर से लेके रबर स्टॉपर यहाँ फंसा देते हैं। वो भी कैसा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, उसमें खुद में छेद होने चाहिए। अब इसके यहाँ से लेके 2 इलेक्ट्रोड, हम 2 इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इसमें फंसा देंगे। वो इलेक्ट्रोड यहाँ फंसाए, उसके अलावा वो बाहर भी निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड आप जानते होंगे, कैथोड एनोड। हालांकि ये क्या है, ग्रेफाइट की रॉड हैं, जो पेंसिल के अंदर जिससे हम लिखते हैं, वो आपको ग्रे कलर का एक रॉड दिखाई देती है, वो रॉड होती है ग्रेफाइट की रॉड जो होती है सेल के अंदर भी होती है, उस ग्रेफाइट की रॉड को यहाँ फंसा देंगे। अब क्या करेंगे, ये मालूम होना चाहिए, यहाँ इसके अंदर वाटर फिल कर देंगे, मग के अंदर वाटर फिल कर दिया। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब जो होती है, टेस्ट ट्यूब को वाटर से पूरी तरह से फिल कर लेंगे, पूरा भर लेंगे पानी से। इसमें पहले से ही पानी है, ध्यान रखना, वाटर पहले से ही इसमें भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में भी पूरा फुल वाटर, और टेस्ट ट्यूब
के मुंह को दबाकर, उसका जो माउथ होता है उस वाले पोर्शन से ओपनिंग होती है उसे दबाकर और इसे उल्टा दोनों ग्रेफाइट जो रॉड हैं इनके ऊपर उल्टा क्या कर देंगे, रख देंगे। ये डूबे हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ पर वाटर जो मिक्स किया, यहाँ पर सॉरी वाटर जहाँ इसके अंदर भरा है, इस वाटर में HCl या H2SO4 कुछ ड्रॉप उसकी हम यहाँ मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया, इसके बाद जो हमने ये लगाया था ग्रेफाइट रॉड थी, इनको क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे और बैटरी ले लो और बैटरी के टर्मिनल से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ये बैटरी है। अब बैटरी 6 वोल्ट की आपके कोर्स में दे रखी है, कितनी भी लगा लीजिए, थोड़ी ज़्यादा नहीं लेकिन मीडियम रेंज में आप मतलब वोल्टेज की कोई बैटरी ले लेंगे, वहाँ से लगा देंगे, या आप स्विच लगा सकते हैं। ये यहाँ इस तरह से हमने ये क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। क्या किया था हमने, दोबारा से एक बार देखते हैं। एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसके जो बॉटम होता है बॉटम में 2 होल करते हैं, उस होल में रबर स्टॉपर फंसा देते हैं और रबर स्टॉपर में वो भी कैसे होने चाहिए, पोरस होने चाहिए, उनमें से 2 ग्रेफाइट रॉड को फिर उसके अंदर फंसा देंगे। अब मग के अंदर जो प्लास्टिक मग है, इस प्लास्टिक मग के अंदर वाटर फिल करते हैं। ये ग्रेफाइट रॉड पूरी आ जानी चाहिए, ध्यान रखना, मतलब डूब जानी चाहिए। अब उसके बाद उसमें जो पानी डाला है उस पानी में कुछ ड्रॉप किसकी डालेंगे, H2SO4 की या HCl की डाल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि क्या करेंगे, वाटर को आयोनाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ये हमने मिला दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जो 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में पूरा की पूरा क्या कर दिया, फुल कर लिया वाटर, यानी पूरा फिल कर दिया उसको। और करने के बाद उनके ओपनिंग जो होती है उसको अपने अंगूठी से दबाकर और धीरे धीरे बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, उनके ऊपर उल्टा रख देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी में प्लस और माइनस टर्मिनल होता है, प्लस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसे हम बोल देंगे एनोड, और माइनस से जो जुड़ेगा उसे बोल देंगे कैथोड। ये अब हम क्या करते हैं, स्विच आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब स्विच ऑन है। अब स्विच ऑन हुआ, इसे बिना हिलाए डुलाए किसी टेबल पर और बिना हिलाए डुलाए रख देंगे, स्विच ऑन कर देंगे। इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट जब फ्लो होता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, देखिए कुछ समय के बाद यहाँ ये आपकी टेस्ट ट्यूब जो थी जिसके अंदर पूरा पानी भर रहा था, वो क्या होता है, वाटर का लेवल धीरे 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 क्या होने लगेगा, कम होने लगता है। तो ध्यान रखना, वाटर का लेवल कम हुआ। इसमें ध्यान रखो, कहने का मतलब वाटर डिस्प्लेस होने लगता है। यहाँ पर जो पहले पानी भर रहा था अब वो पानी नीचे की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर कुछ होलोनेस आ जाती है, खालीपन रह जाता है, खाली जगह रह जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई ना कोई गैस बनी है और उस गैस ने स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, जगह घेरने के लिए वाटर पर प्रेशर क्रिएट किया और वाटर जो था डिस्प्लेस हुआ, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें तो थोड़ी सी गैस होती है, ये खाली जो जगह दिख रही है इसका मतलब गैस है। यहाँ एक में कुछ ज़्यादा होती है, तो यानी एक में तो कम गैस है और एक में क्या है, ज़्यादा गैस है। तो गैस की हम कैसे पहचान करेंगे, पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे भाई इनको। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब इस स्विच ऑफ कर देंगे इसका, और स्विच ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भी होगा। पानी को धीरे 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 हमने क्या किया, थंब जो होता है उसको धीरे धीरे हटाएंगे उसके ओपनिंग से, और ओपनिंग से हटाने के बाद पानी को निकालते जाएंगे। जैसे ही पूरा पानी
निकलेगा तुरंत उसको बंद कर लेंगे। इसका मतलब अब हमारे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, गैस रह गई है केवल। ऐसे ही दोनों के साथ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो गैस रही है, एक माचिस जो होती है, माचिस की तीली, वो एक मैच स्टिक जो होती है उसे जला के और जलाने के बाद और उसके मुंह पर लाएंगे। जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके मुंह पर लाते हैं। जैसे ही वहाँ पर लाते हैं, अगर ध्यान रखना, अगर मैच स्टिक और ज़्यादा बर्न होने लग गई, यानी उसकी लौ और तेज हो गई, तो आप समझ जाइए इसका मतलब कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। और अगर पॉप साउंड आने लग गई, अभी अभी मैंने बताया था पॉप साउंड आने लगी, तो हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है। ऐसा ही दोनों के साथ करके देखते हैं। तो ध्यान रखना, जो ये वाली जो गैस है यहाँ पर जो बनी थी ये गैस, ये तो क्या करती है, मैच स्टिक को तेज जला देती है। इसका मतलब कौन सी गैस हुई है, ऑक्सीजन। और यहाँ जो गैस प्रोड्यूस हुई वो गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। इसका मतलब कौन सी गैस, हाइड्रोजन। पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये कंक्लूजन निकल रहा है कि वाटर का जब डिकम्पोजिशन हुआ करंट की प्रेजेंस में, करंट जब उसमें एंटर किया, पास हुआ, तो उसके बाद वाटर जो होता है वो डिकम्पोज हो गया, डिसोसिएट हो गया। और कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, एक तो ऑक्सीजन गैस और दूसरी हाइड्रोजन गैस। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में हमने पहले देख भी चुके हैं। इसे 2H2O, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करंट। आप देखते हैं 2H2 + O2। तो कौन कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, प्रोड्यूस हुई है वाटर के डिकम्पोजिशन से, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि एक जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें तो गैस का अमाउंट जो था वो कम था, एक में ज़्यादा था, और रियलिटी में हम देखते हैं तो एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो दूसरे के कंपेरिजन में जस्ट डबल होता है। अब जस्ट डबल क्यों होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ तो हाइड्रोजन गैस तो ये वाली है, हाइड्रोजन गैस के कितना पार्ट बना या कितने मोल बने, तो 2 मोल। ऑक्सीजन गैस का कितना मोल बना, 1 मोल। तो रेशो क्या हो गया, 2:1। तो यहाँ पता लग ही रहा है हाइड्रोजन गैस के का जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से क्या होगा, जस्ट डबल होगा। उसके अलावा वैसे भी आप जानते हो H2O का फॉर्मूला, इसमें हम एटम की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो यहाँ भी रेशो क्या निकल रहा है, अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें तो भी यही बात निकल रही है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, मोल के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो भी यही बात निकलती है। तो इसका मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन होने पर, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, करंट की प्रेजेंस में होने पर, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 2 गैस इवॉल्व होती हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मैच स्टिक को और ज़्यादा, इसकी लौ को और क्या कर देती है, तेज कर देती है, यानी जलाने में सहायक होती है किसी भी वस्तु को। और जबकि ऑक्सीजन गैस तो ये करती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पॉप साउंड के साथ थोड़ी सी हल्की फट की साउंड निकलती है, यानी एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। ये एक्टिविटी हमने देखी। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ तो बच्चों अभी हमने जो एक्टिविटी की थी वो एक्टिविटी थी एक्टिविटी नंबर 1.7, पेज नंबर 9 पर ये दे रखी है। इसके बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको एक टेबल लर्न होनी चाहिए। KNaCAMgAl, ZnFePbH, PbH, CuHgAgAu। ये जब तक आपको लर्न नहीं होगी तब तक आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। KNaCAMgAl, ZnFePbH, CuHgAgAu, ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, नाम से पता लगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना, किसी को डिस्प्लेस करना उसके स्थान से, और क्या, हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगी, रिएक्शंस इन विच
A highly reactive elements displaces a low reactive element from its कंपाउंड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव, एक अधिक सक्रिय या क्रियाशील एक एलिमेंट होगा, वो कम क्रियाशील एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से या कंपाउंड के सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, निकाल देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल बात करें हम CuSO4 प्लस Zn, तो जनरली हम बात करते हैं ZnSO4 प्लस Cu। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों इसलिए हुआ, ये पूरा की पूरा है कंपाउंड, ये क्या है एलिमेंट, यहाँ क्या बना कंपाउंड, ये क्या है एलिमेंट। देखिए इस पूरा कंपाउंड के अंदर आपको मालूम है कंपाउंड मिलकर बना होता है एलिमेंट से, और कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कौन सा है, एक एलिमेंट Cu, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं इस टेबल से, तो Cu ये रहा, Zn ये रहा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज क्या बताती है, जो मेटल ऊपर की साइड है, यानी जो एलिमेंट ऊपर है वो अपने नीचे से क्या होगा, ज़्यादा मोर पावरफुल होगा। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये अब यहाँ देखिए एक है Cu और एक Zn, तो Cu नीचे है, Zn ऊपर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो ऊपर कौन था Zn, नीचे कौन था Cu, तो Zn तो उसका क्या कर सकता है, स्थान ले सकता है, उसको ये Zn क्या करेगा, उसका स्थान ग्रहण करेगा और उसे दूर फेंक देगा। तो देखिए यहाँ पर बना Zn आगे आ गया, Cu हटा दिया उसने, Cu पीछे भेज दिया और ZnSO। तो इस तरह से हम देखते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, और कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट। हालांकि इस केस में ये एलिमेंट जो है वो मेटल है, ठीक है, वो नॉन मेटल भी हो सकती है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जिंक, लो रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर, तो जिंक उसे डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम बात करें FeSO4 प्लस Cu, तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो बहुत से बनाएंगे CuSO4 प्लस Fe, जो कि नॉट पॉसिबल होगी, ये गलत होगी, ये रिएक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कॉपर और कंपाउंड क्या हुआ, आयरन। तो यहाँ देखिए कॉपर कहाँ है, ये रहा, आयरन कहाँ है, ये रहा, तो नीचे वाला ऊपर वाले को हटा ही नहीं सकता। कॉपर कभी भी आयरन का स्थान नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है कॉपर उसकी जगह आ जाए, नहीं, ये खुद कम शक्तिशाली है, लो रिएक्टिव है। तो लो रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को नहीं हटा सकता उसकी जगह से। अगर यहाँ ये उल्टा होता, Cu यहाँ होता, Fe यहाँ होता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल थी। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कभी इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में यहाँ गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है स्टूडेंट से। वो एक रट लेते हैं CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, अभी उसने उल्टा दे दिया ये FeSO4 प्लस Cu, तो बहुत तुरंत ही एक फ्लो बना होता है CuSO4 प्लस Fe, ऐसे बना देंगे और वहीं उसका नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, Cu जो होता है ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और ये क्या है, हाईली रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें दम नहीं है भाई, लेस रिएक्टिव है, ये कभी भी उसको नहीं हटा सकता। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, और बात करते हैं CuSO4 प्लस, अगर इसी को हम बात करें Fe, तो क्या हो जाएगी, Fe देखो और Cu देखो, Fe कहाँ है, ये ऊपर आ रहा है, Cu कहाँ है, ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, तो ये इसका जगह ले सकता है। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा। और उसके अलावा और बात कर लो CuCl2 प्लस Pb। ऐसा हम कितनी भी रिएक्शन, इस प्रकार की हम कितनी भी रिएक्शन बना सकते हैं, केवल ध्यान किसका रखना है, हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव एलिमेंट का ध्यान रखना है। Pb देखिए, ये रहा Pb, ऊपर आ रहा है, Cu कहाँ है, नीचे आ रहा है, तो कौन एक्टिव है,
ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? लेड। तो लेड क्या करेगा? इसको हटा देगा तो क्या बनेगा? PbCl2 यानी लेड क्लोराइड, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव, इन चीज़ों का ध्यान इसमें रखना है। आपको मालूम है चाहिए कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट में जब जिंक के कुछ पीसेज डालते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर सल्फेट का रंग धीरे 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 खत्म होने लगता है। ये उसका जो कलर था वो लाइट होने लगता है और वो ग्रीनिश ग्रे कलर और ग्रीनिश कलर का कॉम्बिनेशन बन जाता है जिंक सल्फेट का। तो ये सभी, और कॉपर जो होता है, कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। तो कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का, तो यहाँ से कॉपर सल्फेट और जिंक की वो होगी, रिएक्शन होगी, तो कॉपर बनेगा। कॉपर कैसे कलर का? ब्राउन कलर का बनेगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, वो और अगर ज़्यादा पढ़ाया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आज यही सफिशिएंट है आपके लिए। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।